बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बेहद उमस में आप मौजूद हैं, ये कम बहादुरी का काम नहीं है, बहुत उमस, लेकिन उस सबके बीच में आप यहां पे मौजूद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। ये शो आपसे सजता है और ये सिर्फ मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, चाहे वो सामने बैठे हो और चाहे यहां मेरे बगल में खड़े हुए लोग हों, सबसे सजता है, तभी ये सुंदर बनता है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या हुआ, कुछ उतरा हुआ है चेहरा आज? हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं, चेहरा काहे उतरा है? अरे अंदर आइए, आप अंदर आ जाइए मेरे पास, अंदर आइए। कहां से आना हुआ? अरे इधर, अरे सीधा ही। हाँ जी, आपने अंदर बुलाया, चले आए सर। यही हो रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आइए, कुर्सी नहीं दी जा रही है अभी। तो 26 एक तरफ है, कहां गए? 26 में है कि 38 में है? किधर हैं आप? 26 वाले में है कि 38 वाले में है? अच्छा, किसमें है? 26 में। हाँ जी, 26 इंडिया में है। तो बैठो जाके वहां पे। कहा? अरे रुको, इतनी जल्दी है यार। नाम क्या है? वीरेंद्र प्रताप। अरे आगे आइए वीरेंद्र जी, अभी आपको कुर्सी दिलवाता हूं मैं। इधर आइए। अरे इधर, आप डर भी रहे हो और 26 में भी हो, पास में हो, डरो नहीं। तो कुर्सी चाहिए? अरे बोलो ना, हाँ कि नहीं? हम क्या करेंगे? फिर किसके लिए चाहिए? नेता के लिए मांग रहे हो? नेता कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो कैसे मिलेगी कुर्सी? जब सही कार्य करेंगे तो मिलेगी। सही कार्य करेंगे। और कॉपी कौन जांचेगा? सही कॉपी कौन जांचेगा? कॉपी कौन जांचेगा? जनता जांचेगी। तो नाम क्या हुआ? वीरेंद्र प्रताप। अरे नहीं, नेता का, केजरीवाल। देखो डर जाता रहा आपका, चेहरा खिल गया आपका कमल की तरह। तुम लोग ऐसा ताली बजाते हो जैसे कमल जो है आप ही का है बस, और किसी का नहीं है, सबका है। तो क्या करोगे आज आप? अब आ तो गए कुर्ता उर्ता पहन के, तो करो मेरे साथ शो आज। अरे आओ महाराज, बैठो, जय हो। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, पसमानदा, हाँ मैंने यही बोला। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुशील भट्ट जी भी आए बहुत दिनों बाद हल्द्वानी से, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कहां से आना हुआ आपका? बिहार, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। नहीं हो तो आप बिहार के ही, तो मुझे मालूम है जिस हिसाब से चल रहा था मामला। कहां बात कर रहे थे? मेरा फ्रेंड का कॉल है। फ्रेंड तो मतलब कौन? फ्रेंड मतलब कौन? बॉयफ्रेंड सर। तो आधे लोग हैं किधर और आधे लोग हैं किधर, यही आज बातचीत का सिलसिला है। इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। लोगों ने कहा कि एनडीए और, हाँ जी, एनडीए और इंडिया, यही है आज 24 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर बातचीत का सिलसिला है। कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली है, कुछ बातें विपक्ष ने बोली हैं, और विपक्ष ने कहा है कि बैंगलोर में हम मिले हैं और बहुत जल्दी ही हम मुंबई में मिलेंगे। जी जवाब साहब बोलना चाह रहे? जी मैं कह रहा हूँ एनडीए का नाम 9 साल में पहली बार सुना, ना भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना। तो हमने तो नाम मोदी सरकार का सुना था, लेकिन आज आपको इंडिया वर्सेस मोदी जी करवाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी। ये इंडिया वर्सेस इंडिया क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि 26 के जवाब में 38 खड़े हो जाते हैं, और यही हो रहा है जो शुरुआत में हुआ। जो 26 आता है वो बाद में 26 गिनता, पहले कुर्सी ढूंढने लगता है। अरे यही तो हम कहते हैं, मोहब्बत का गाँव जरा अधीर रंजन चौधरी के दिल में भी डाल दीजिए, और पंजाब के रंधावा जी के दिल में डाल दीजिए, शौकत राय के दिल में डाल दीजिए। ये मोहब्बत का दांव है, कांग्रेस ने लगाया, विरोधी उड़ता नहीं उड़ जाता है। खड़े होइए,
अरे खड़े होइए, खड़े होइए। अब आप तो आ गए हो, ले लियो बयाना कि यहीं बैठेंगे। अब बैठने हैं, अब इधर बैठना है कि उधर जाना है वापस? बाहर जाना। यही हुआ, कहने लगे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। कुछ लोग आ गए गठबंधन में, अब कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए, हमको वापस जाना है। अरे यहीं रहना है या वापस जाना है? यहीं पे खड़े रहेंगे। हाँ, तो ये आग का दरिया है, तैर के जाना। किधर है? भारत सरकार के साथ है। अभी केजरीवाल था, अभी भारत सरकार। अभी देखिए क्या क्या जवाब देंगे आप। और आज के बाद न तो कुर्ता पहनेंगे, न पैजामा पहनेंगे, और उसके बाद क्या क्या पहनेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं पहनेंगे आप। क्योंकि आज आप कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? भैया जी ये भी भुला गए हैं कि आए कहाँ। आया, वेट ए मिनट जी। जनाब आली। प्रतीक जी, आपने इंडिया वर्सेस एनडीए कहा, हमें गौर करना चाहिए इनके शब्द पे। इंडिया, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है इनके लिए? आई मिस, इनके लिए इंदिरा इक्वल टू इंडिया था। एंड नेशनल की बात करते हैं, एंटी नेशनल का मनोबल यही बढ़ाते हैं। डी फॉर डेमोक्रेटिव ये कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। और उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव, आई। आप देखिए बीच में बोलेंगे, ये अपने डिबेट का प्रणाली, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रतीक जी मैं दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। डिबेट अभी खुला है, जवाब तर्क आपको मिलेगा। उसके बाद आई फॉर इंक्लूसिव कहते हैं, जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं आप किस विचारधारा से आती है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अलायंस की बात इन्होंने कही। इन्होंने गठबंधन में केवल परिवार बंधन किया है। और परिवारवाद की बात में मैं बताता हूं, मैडम ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आप प्लीज जाइए। आपने, मैं बता रहा हूं, जी। कहाँ से आना हुआ? भैया हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए। अरे एक समय था हिंदुस्तान की राजनीति वहीं से तय होती थी। मैं जरूर बात करूंगा आपसे, मैं लौटता हूं। ऑफ कोर्स यू विल कंप्लीट। परिवार एक मिनट नहीं, मैं एक चीज कहता हूं। मैं आपको पहले बोलना है, प्लीज कंप्लीट, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं बोलने दीजिए। राजनीतिक में तंज जायज है और मैंने तंज कसा है। दूसरी बात, परिवारवाद की जब हम बात करेंगे, ये लोग सब दिमाग में सोचेंगे पंकज सिंह जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, और कौन है। तो सुनिए कौन है परिवारवाद। पता है प्रतीक जी क्या होता है? आज 20 साल से ऊपर से आप ये शो कर रहे हैं, न्यूज 18 में भैया जी कहीं कह रहे हैं, आपके घर के बच्चे भी भैया जी कह सकते हैं, ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन आपके बच्चे ही भैया जी कहेंगे, ये परिवारवाद है। मैंने तय कर दिया है कि बस मैं ही करूंगा भैया जी, उसके बाद कोई नहीं करेगा भैया जी। ना, कुछ और काम करना है, ये भैया जी नहीं करना है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मुनज्जा। मुनज्जा, वाह क्या आपका तलफ्फुज़ है, बहुत साफ। कहाँ से आना हुआ? वही मार्केट से आ गया। अरे हाय मेरा बच्चा, क्या बात है। तो क्या लिया मार्केट से आज? कुछ नहीं मिला, फिर आ गया। कुछ नहीं मिला तो फिर आ गया। कहाँ से आना हुआ? हम तो वैसे अफगानिस्तान से। वो तो मैं समझ गया था। जैसे इन्होंने, मैं पूछेंगे आप कैसे समझ गया, तो जब इन्होंने बोला मैं समझ गई के बोला समझ गया, तो मैं समझ गया कि आप अफगानिस्तान का। हिंदी का जो लिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, तो इन्होंने कहा तो मैं समझ गया। तो कैसे इधर मार्केट में आए थे? हाँ जी, हाँ। तो कुछ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा जो ये बात चलता है? समझ तो पूरी तरह आती है, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। बात करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो अफगानिस्तान में किस जगह से हैं आप? आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। नरगिस। नरगिस, वाह बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। ख्याल एकदम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी नरगिस, कैसे आना हुआ इधर और कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो नहीं चाहती हूँ, बस खुश रहिए आप। और मार्केट आई थी, कुछ सामान काम थी, देखा बहुत अच्छी प्रोग्राम चल रही थी। कितना साल हो गया इंडिया में? 4 साल हो। 4 साल इंडिया में हो गया रहते हुए। अच्छा क्या लगा इंडिया में जो आप कह सके कि इसको अगर मन करे तो रुमाल में बांधकर काबुल ले जाएं? ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी? मतलब मौसम के बगैर सब अच्छा लगा। मौसम के अलावा सब अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ। क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, हाँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ। और हम लोग हमेशा वहाँ ठंड में रहते हुए, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम। और बाकी सब अच्छा लगा? सबसे ज्यादा, अब मैं एक सवाल और पूछूं, सबसे ज्यादा दिल के करीब क्या लगा?
लोग अच्छे लगे, लोगों का प्यार। यही है, यही है, और यही प्रोड्यूसर साहब, मैं आ रहा हूं, मैं ही इंडिया, यही इंडिया है, यही इंडिया है, मैं आ रहा हूं। और प्रोड्यूसर साहब, मैं यही खोजते हुए आया था, नरगिस ने भी मुझे बताया और मेरे समझ में आया, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान का प्यार है। इन्होंने कहा कि मौसम के अलावा मुझे सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि उमस बहुत है, ह्यूमिड बहुत है, इस वक्त बहुत है। जी, मैं दोबारा पॉलिटिक्स पे आना चाहूंगा। इन्होंने अलायंस ने नाम रखा है इंडिया, तो मैं सबसे, पूरी जनता से भी ये सवाल और सबसे आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये सबको पता है या मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि इंडिया, ये जो अलायंस है, ये हारेगी 2024 में? ये मेरी सोच है, जनता हारेगी। क्या रिजल्ट आने के बाद ये हमें सुनना अच्छा लगेगा कि हमारा इंडिया हार गया? नहीं। तो इन्होंने, मुझे आपत्ति है इनके नाम पे। आप कैसे रख सकते हो इंडिया नाम? कल को हारेगी तो आप बोलोगे इंडिया हार गया, हम नहीं सुन सकते। नाम को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं आ गया, कांग्रेस को देना चाहिए पहले मौका। कांग्रेस, मैं बड़े आराम से फिर शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। तसल्ली रखिए, आपका शो जो है नरगिस भी देख रही हैं, और जो सब अफगानिस्तान तक लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तसल्ली रखिए। चावला साहब, मैं आया आपसे, मैं आपसे भी आज बात करूंगा। पहले चावला साहब, मैं आपकी एक लंबी बीमारी से उठने के बाद कभी कभी शो में आ जाते हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। टॉनिक हो सर, अगर आपका शो नहीं देखे तो रात में नींद ही नहीं आती। रात में नींद नहीं आती? देखिए साहब, नींद की दवा हूं मैं। आया जी, कांग्रेस एक अकेला सब पे भारी। अब कैसे आ गई फिर 38 की बारी? कहां से इकट्ठा कर लिए? क्यों हाथ जोड़ जोड़ के लेके आ रहे? 24 पार्टी तो ऐसी है जिनके पास एमपी नहीं है, जिनके पास एमपी नहीं है। इतने बुरे हालात एनडीए के आ गए हैं कि अब एनडीए को वापस आए। 9 साल में एक मीटिंग एनडीए की नहीं हुई, लेकिन अब जिस दिन हमारी मीटिंग थी, इंडिया की मीटिंग थी, उसी दिन एनडीए को मीटिंग करनी पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी का जो मैजिक है वो पूरी तरह से फेल हो गया है, और भारत ने, इंडिया ने ये साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब जो जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, एनडीए नहीं जीतेगा। जी, फाइन नहीं तो मैं आया जी। भाई देखो, ऐसे करोगे, मैं भी अकेला ही हूं। नहीं, मैं भारी नहीं हूं, महज 78 किलो हूं, भारी नहीं हूं। मैं चुपचाप खड़े रहो जी। बिल्कुल जी, बोलिए। ये वो इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरी देश की जनता ये देख रही है। आज भारत की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि जो संविधान का गला घोट करके शाहबानों के केस में देश के लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, जिसने न्यायालय उस शाहबानों को जो है देश न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में जाकर के सरिया लागू करने वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोकतंत्र की गला घोटने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। भारत की जनता को यह समझना पड़ेगा। एक मिनट, आप थोड़ा सा देखिए, आप बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए। मैं प्रतीक भाई, मुझे लग रहा है इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत भारी पड़ रहा है। भाई, राहुल गांधी ने जो फसल लगाई थी वो मोहब्बत की फसल लगाई थी, और 2024 में वो बहुत लहलहा करके आगे जाने वाली है। और उससे पहले अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सेमीफाइनल बाकी है। मोहब्बत जीतेगी और 2024 में इंडिया जीत करके रहेगा। मैं एक बात, मोहब्बत जीते और जीते ही मोहब्बत, मैं ये चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डिबेट का डेकोरम बनाए रहिए, और जो जहां पे मौजूद है उसे 1-2 कदम आगे पीछे जरूर कर लीजिए, लेकिन जिसको सीखना हो वो शैलेंद्र जी से सीखेगी कि धैर्य के साथ काकचेष्टा बको ध्यानम। वहीं खड़े हैं उसी जगह, तपस्या कर रहे हैं, मैं आऊंगा उसी जगह। जी जनाबे आली, आगे आइए। बस मांदा जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रतीक जी, आज मैं मोदी जी को सलाम करना चाहता हूं कि शायद इन 9 वर्षों में मेरा समाज, जो 70 वर्षों में एक वक्त की रोटी की तरसता था, आज मेरा समाज 2 वक्त की रोटी भी खा रहा है और धन इकट्ठा कर रहा है। कैसे मैं बताता हूं? ईंट पाथने वाला
लकड़ी से काम करने वाला, कपड़े बुनने वाला, कपड़े धोने वाला और भटियारा जो अनाज भूनता था, आज उसके लिए योजना लेकर आया है। आज मेरा समाज कहीं न कहीं 10% ऊपर आ गया है। 70 वर्षों में चला गया था खड्डे में, आज 10% ऊपर आ गया है। 35% लाभ मिलता है मेरे समाज को। पसमानता समाज 24 में मोदी जी को तीसरी बार बनाएगा और मैं दावे से कह देता हूँ मोदी जी को हराने वाले कोई नहीं है। इस देश के पसमानता ने मन बना लिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनसे पूछिए माइनॉरिटी का बजट क्यों काट लिया गया। इनसे पूछिए जो बच्चों को जो कबड्डी खेलो। सुनिए एजुकेशन का बजट काटा गया। डिबेट करने आते हो या कबड्डी का खेल खेलने आते हो? इनसे पूछिए एजुकेशन का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए स्वास्थ्य का बजट क्यों काटा गया। इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। इनसे पूछिए पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप क्यों काटी गई। तमाम ऐसी और पासमानदा समाज की बात करते हैं, बिल्किस बानो की याद नहीं आई, जकिया जाफरी की याद नहीं आई इनको। जी जवाब साहब, स्वास्थ्य का बजट काटा नहीं गया। देखिए मैं बताता हूँ, जवाब भाई अच्छा विश्लेषण करते, थोड़ी सी चूक रह गई। बकायदा स्वास्थ्य से लेकर कृषि से लेकर सबका फाइनेंशियल बजट बढ़ाया गया है, न केवल फाइनेंशियली दृष्टिकोण से, चीज से भी। और दूसरी बात, इंडिया का इन्होंने जब प्रेस रिलीज किया था तो गौर से सुनिएगा, कई जगह इन्होंने मेंशन किया है I.N.D.I.A, अर्थात मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ, मैं प्रधानमंत्री बनूं तुम रुक जाओ। सब एक दूसरे को फुल स्टॉप लगा रहे हैं केवल सत्ता सुख के लिए। और मोदी जी ने बहुत खूब कहा, एनडीए के लिए नेशन फर्स्ट है, यूपीए और ये जो IN.DDA कर रहे हैं इनके लिए परिवारवाद फर्स्ट है, इनके लिए फैमिली फर्स्ट। स्वास्थ्य का बजट क्योंकि कल ही पढ़ रहा था, कुछ लेख पढ़ रहा था, तो 5.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं। 5.5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा होना चाहिए। स्वास्थ्य का बजट ज्यादा होना चाहिए। मैं इसका पैरोकार हूँ। कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध के धरती से आया हूँ। तो कुछ बोलोगे कि बस ध्यान में रहोगे? सर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर ये जो अभी के जो हमारा जो माहौल है, इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले 3 चीज के बाद। तुम्हारी उम्र क्या है? 34 साल। और 34 साल तो इनकी पैदाइश हुई होगी लगभग 80 के आसपास, 80 के 89 में हुई। लेकिन हम तुमसे पहले के पैदा है। उस समय भी एक नारा आया था, रोटी, कपड़ा और मकान। आदरणीय रामविलास पासवान जी का नारा था जब। ना उससे भी पहले का नारा है ये, रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाने की पहल की है, कितने देश में मेधावी चुनाव दिए हैं। हरदनल्ली देवगौड़ा किसने सरकार घेरी, और चंद्रशेखर की सरकार की किसने घेरी, और जो गेरी मतलब जो ये कहते हैं गिराई। अरे भाई हमको बताना पड़ा, हिंदुस्तान में कई लोग हैं ना देखते हैं प्रोग्राम। गेरी मतलब ये यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के। इतनी सरकारें गिराकर जनता ने मन बनाया, 140 करोड़ जनता ने। और जो एनडीए की बात करते हैं, 2014 में हरप्रीत बादल राज्य मंत्री, कृषि मंत्री बनाई थी, एनडीए घटक दल से बनाई थी। 14 में मैं ये सब समझ लूंगा, ये सब हम समझ लेंगे। ये सारे लोग आए हैं, हम ये सब समझ लेंगे। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी तुमसे, नाम क्या? याद भूल गया मैं। पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज, क्या बजे यहाँ आ जाते हो कनॉट प्लेस में? मैं सर सुबह आता हूँ, LIC में काम करता हूँ। हाँ। और जब फ्री हो जाता हूँ आपका शो देखता हूँ। हाँ। और यहाँ पे डिबेट करता हूँ। मुझे ये बताओ, घर में सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? देखिए घर पे मम्मी पापा 38 परिवार है। 38 लोग हैं उसमें? हाँ। उसमें भी 38 हैं। इकट्ठे रहते हैं चार दीवारी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा ध्यान वहाँ ज्यादा लगाओ, और यहाँ दिमाग में लगाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये राजनीति का शौक है बचपन से। फादर ने ऑटो चला के पढ़ाया है और राजनीति में आगे बढ़ाया आप लोगों ने। आपने बिठाने का मजबूरी आपका। तो ये जो लोग हैं ना, इनसे होशियार रहो। नरगिस अच्छा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा। कुछ बोलने का मन हुआ? अच्छा तो लग रही है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रही है अभी। डर लग रही है तो तुम डर लगने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। उनकी तरह कुछ नहीं करेंगे सब, ठीक है? आपको तो डर नहीं लग रहा नरगिस की तरह? खड़ा हो, डर तो नहीं लग रहा? अरे डर किस बात की? देखो इनको डर नहीं लग रहा नरगिस। तो आप एक बात बोलिए, वक्त है, बोलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब आगे आइए, कहिए वक्त है
थोड़े से ब्रेक का। और ये नरगिस बोल रही है काबुल से, वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद। राज्यसभा में दिल्ली के बिल पर जोरदार घमासान। राहुल गांधी की सदस्यता हो गई है बरकरार। आज देश की संसद में जोरदार आर पार। आज शाम 7 बजे मेरे साथ जरूर देखिए आर पार का बेहद स्पेशल पॉलिटिकल एडिशन। जानकारी के मुताबिक रविवार को तीनों गुंबदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। वहां पर फोटोग्राफी, मानचित्रण और मापन का काम किया गया। इसके साथ ही तीनों तहखानों की सफाई करा दी गई। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया गया और सर्वे के काम में अभी भी समय लगेगा। और पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है, जिसके बीच सर्वे के दूसरे दिन 4 फीट की मूर्ति पाए जाने का दावा किया गया, जिसे हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने झूठी खबर बताया। हिंदू पक्ष सर्वे के पहले दिन से ही एएसआई की तरफ से की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन इस दौरान सर्वे में 4 फीट की मूर्ति पाए जाने की बात को हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने गलत बताया। मूर्ति कुछ नहीं मिला था, कल ये गलत अफवाह थी। मूर्ति कुछ भी नहीं मिला था, कोई एक भी मूर्ति नहीं मिला था। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान नंदी के सामने, व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष, स्वास्तिक और कलश जैसी आकृतियां दिखने का दावा किया गया। उधर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे के बाद परिसर से बाहर निकले हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि हम अपने दावे के नजदीक पहुंच चुके हैं और एएसआई की टीम लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी ने सर्वे को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि जिन आकृतियों के बारे में हमने कहा था वो मौजूद है। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष में विशेष तौर पर खुशी देखने को मिली। नंदी का दर्शन दे दाओ धरदानी। बता दें कि हिंदू पक्ष को भरोसा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा और मंदिर के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। और इसी बीच एएसआई तीसरे दिन सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 58 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी परिसर में दाखिल कराया गया और ज्ञानवापी परिसर के अंदर 4 टीमों ने अलग अलग हिस्सों में करीब 7 घंटे तक सर्वे किया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। आगे भी इसी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के चल रहे सर्वे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि सर्वे होने पर जरूर बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, लेकिन एएसआई की तरफ से जब अधिकृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिवभक्त के रूप में भी करता हूँ। बता दें कि ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर मस्जिद पक्षकार चाहता था कि सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में आधुनिक तकनीक से सर्वे कर रही है। बीती रात मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। चंद्रयान 3 ने संदेश के बाद चंद्रमा की सबसे लेटेस्ट तस्वीर भेजी, जिसे देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। इसरो ने चंद्रयान 3 की इस तस्वीर को साझा किया। इसके साथ ही बीती रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पथ बदलकर उसके और भी ज्यादा करीब पहुंच गया और इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के 170 किलोमीटर से लेकर 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान 3 के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसरो ने बताया कि अब अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा, जब चंद्रयान एक बार फिर अपना पथ बदलेगा। उधर चीन के शानडोंग प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें वहां की कई इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां के एक स्टोर में लगे कैमरे में भूकंप की डरा देने वाली तस्वीर कैद हुई, जिसमें सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। चीन में आए इस भूकंप में 10 लोग घायल हो गए। बताया गया कि भूकंप का केंद्र देजाऊ शहर के दक्षिण में 26 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 की मापी गई।
उधर तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इमरान खान को पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया, जहां इमरान खान के लिए किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट नहीं किया गया। बताया गया कि इमरान खान के लिए जेल में एक अलग सेल जरूर तैयार किया गया, जिसमें एक पंखा, बिस्तर और टॉयलेट की सुविधा है। गौर करने वाली बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अटक जेल में बंद किया गया, जिसमें पहले से 804 कैदी सजा काट रहे हैं। बताया गया कि इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से अटक जेल तक ले जाया गया। इस दौरान इमरान खान समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए अटक जेल के चारों तरफ पुलिस और एलिट फोर्स की तैनाती की गई, और जिससे अटक जेल के आसपास रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अटक जेल के आसपास से गुजरने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। ये रास्ता बंद करने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है जी, हम जाते हैं अस्पताल, जाते हैं या वॉक पे सुबह जाते हैं और बाजार जाते हैं, तो हमारे लेडीज बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये तो बड़ा मसला है। हालांकि इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट करने के बाद वहां की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। जेल के आसपास सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और कोई भी तस्वीर वायरल ना हो, इसके लिए लोगों को भी हिदायत दी गई कि वो किसी भी मीडिया कर्मी को अपनी छत पर ना जाने दे। गौर करने वाली बात है कि पंजाब प्रांत की अटक जेल को पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में से एक माना जाता है, जहां आमतौर पर अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है, और ये जेल 118 साल पुराना है। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के झंडे हाथ में लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, और वहां से सामने तस्वीरों में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर केवल पीटीआई के कार्यकर्ता दिखाई दिए। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ आए फैसले की खुलकर मुखालफत की और इमरान खान को रिहा करने की मांग की। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो इमरान खान के साथ थे और आगे भी इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हम जो हैं कि पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस दौरान पीटीआई के कार्यकर्ता ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से तो रोक सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? हर जगह से खत्म कर दें, लेकिन लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के शहजादपुर और नवाबशाह के बीच एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा यात्री घायल बताए गए। हालांकि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई हजारा एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। इसी दौरान नवाबशाह में सरहरी रेलवे स्टेशन के पास हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए नवाबशाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रेन तय रफ्तार से जा रही थी। फिलहाल रेल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, जिसके लिए आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तान की अमीना के साथ ऑनलाइन निकाह कर लिया। बताया गया कि ये निकाह चोरी छिपे नहीं हुआ, बल्कि एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। राज्यसभा में पेश दिल्ली सर्विस बिल पर सदन में चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया पेश। बीजेडी और वाईएसआर ने किया बिल का समर्थन। लोकसभा से पास हो चुका है बिल। सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार संसद में दिखे राहुल गांधी। लोकसभा की कार्यवाही में लिया हिस्सा। अदालत से 2 साल की सजा के बाद रद्द हुई थी सदस्यता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर मुनेसिर हुसैन ढेर सुरक्षा बल ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को किया नाकाम। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। और गवाहों की मौजूदगी में काजी साहिब को बुलाकर करवाया गया, जिसके पीछे की वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने बताया कि वीजा मिलने में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए ऑनलाइन निकाह करवाया गया और अब निकाह नामे के बाद अमीना को वीजा मिल जाएगा। हालांकि अब निकाह तो कबूल हो गया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दुल्हन के हिंदुस्तान आने की है, क्योंकि जब तक वीजा नहीं मिलेगा तब तक दुल्हन जोधपुर नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अब अरबाज का परिवार सरकार से अमीना को वीजा देने की गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पाकिस्तान से 15 हिंदुओं को लेकर हड़कंप मच गया।
बताया गया कि ये लोग पहले टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से चित्रकूट पहुंच गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिस घर में ये लोग रुके हुए थे उसे सील किया गया। साथ ही घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया। मामले में जिले के एसपी ने बताया कि इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से एक ग्रुप पिछले साल भारत आया था जिसका वीजा खत्म हो चुका है। एक ग्रुप का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल चित्रकूट पुलिस ने जांच पूरी होने तक पाकिस्तान से आए सभी हिंदुओं को पंचायत भवन में शिफ्ट करवा दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बताया गया कि सावन महीने के 5वें सोमवार को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर में सर्वे में के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सुबह 10 बजे से सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि सावन के 5वें सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वे के समय में बदलाव किया गया। बताया गया कि बाबा की नगरी काशी में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को होने वाले सर्वे का समय बदल दिया गया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। इधर झारखंड के रांची में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सर्वे के दौरान परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद होने के दावे को गलत ठहराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे में मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया। मूर्तियां दिख रही है, कमल दिख रहे, किस मस्जिद में मूर्तियां और कमल होते हैं? तो एएसआई सर्वे से तो बहुत सारी बातें और बाहर निकलेगी। बता दें कि एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और हिंदू पक्ष लगातार सर्वे में मूर्तियों के पाए जाने का दावा कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने तीसरे दिन का सर्वे भी पूरा कर लिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया कि एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों से सर्वे कर रही है और जिसकी वजह से छोटे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे के तीसरे दिन तहखाने से खंडित मूर्तियां पाई गई। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि मैपिंग का काम पूरा हो गया और सर्वे के लिए हर तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तीनों गुंबदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। वहाँ पर फोटोग्राफी, मानचित्रण और मापन का काम किया गया। इसके साथ ही तीनों तहखानों की सफाई करा दी गई। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया गया और सर्वे के काम में अभी भी समय लगेगा। और पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है, जिसके बीच सर्वे के दूसरे दिन 4 फीट की मूर्ति पाए जाने का दावा किया गया, जिसे हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने झूठी खबर बताया। हिंदू पक्ष सर्वे के पहले दिन से ही एएसआई की तरफ से की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन इस दौरान सर्वे में 4 फीट की मूर्ति पाए जाने की बात को हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने गलत बताया। मूर्ति कुछ नहीं मिला था, कल ये गलत अफवाह थी, मूर्ति कुछ भी नहीं मिला था, कोई एक भी मूर्ति नहीं मिला था। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान नंदी के सामने व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष, स्वास्तिक और कलश जैसी आकृतियां दिखने का दावा किया गया। उधर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे के बाद परिसर से बाहर निकले हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि हम अपने दावे के नजदीक पहुंच चुके हैं और एएसआई की टीम लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी ने सर्वे को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि जिन आकृतियों के बारे में हमने कहा था वो मौजूद है। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष में विशेष तौर पर खुशी देखने को मिली। नंदी का दर्शन दे दाओ धरदानी। बता दें कि हिंदू पक्ष को भरोसा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा और मंदिर के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। और इसी बीच एएसआई तीसरे दिन सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 58 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी परिसर में दाखिल कराया गया और ज्ञानवापी परिसर के अंदर 4 टीमों ने अलग अलग हिस्सों में करीब 7 घंटे तक सर्वे किया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है।
आगे भी इसी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के चल रहे सर्वे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि सर्वे होने पर जरूर बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, लेकिन एएसआई की तरफ से जब अधिकृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिव भक्त के रूप में भी करता हूँ। बता दें कि ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर मस्जिद पक्षकार चाहता था कि सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में आधुनिक तकनीक से सर्वे कर रही है। बीती रात मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। चंद्रयान 3 ने संदेश के बाद चंद्रमा की सबसे लेटेस्ट तस्वीर भेजी, जिसे देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। इसरो ने चंद्रयान 3 की इस तस्वीर को साझा किया। इसके साथ ही बीती रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पथ बदलकर उसके और भी ज्यादा करीब पहुंच गया और इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के 170 किलोमीटर से लेकर 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान 3 के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसरो ने बताया कि अब अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा, जब चंद्रयान एक बार फिर अपना पथ बदलेगा। उधर चीन के शानडोंग प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें वहां की कई इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां के एक स्टोर में लगे कैमरे में भूकंप की डरा देने वाली तस्वीर कैद हुई, जिसमें सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। चीन में आए इस भूकंप में 10 लोग घायल हो गए। बताया गया कि भूकंप का केंद्र देजाऊ शहर के दक्षिण में 26 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलया कशितलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। धर्म मजहब में यूं न्याय को बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, तमाम सारे लोगों से बातचीत करनी है। ट्यूबरक्लोसिस को लेकर भी जो पूरी एक लंबी सतत प्रक्रिया है, लड़ाई है, उसको भी लेकर यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो भी जो काम करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के इस कैंपेन में, वो 2-4 दिन से लगातार आ रहे हैं और बहुत अहम बात है जो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में कहनी है और वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं जरूर पूरा स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आपसे। जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आज इंडिया शब्द को लेकर इस तरह का जो विमर्श हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका मैं तार्किक जवाब देता हूं आपको। जो है ये लोग बड़ी संविधान की बात करते हैं, बड़ी प्रजातंत्र की बात करते हैं। एम्बलम एक्ट 2005, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है भारतीय संविधान के अंदर कि आप इंडिया या भारत नाम का उपयोग नहीं कर सकते अकेले तौर पे जो। और मैं आपके माध्यम से देश के वरिष्ठ वकीलों से और चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि तुरंत इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इन सब लोगों के खिलाफ। जी प्रतीक जी, इंडिया वो इंडिया के नाम पे नहीं है, इंडिया की पूरी परिभाषा दी गई है। इंडिया को I.N.D.I. ये नहीं, देखिए ये हमें कानून ना सिखाए, ये पहले
करेगी? ये क्या भारत की रक्षा करेगी? प्रतीक जी, मोदी जी उसी दिन चुनाव हार गए थे 2024 का, जिस दिन एनडीए की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने वोट जो है अपने नाम पे मांगा। स्टेट्स में वोट जो है मोदी के नाम पे बांटा गया। जहां भी नाम लिया मोदी जी का नाम लिया गया, मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े गए। लेकिन जब एनडीए की बैठक बुलाई उस दिन मोदी जी हार गए, उसी वक्त हार गए, उसी लम्हा हार गए। जी मैं एक सेकंड दो, इसके बाद क्या दिक्कत है भाई? ठीक भारत का नाम भारत के नाम से भारत पड़ा। हाँ जी, आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, गोरखपुर। हाँ ठीक, तो गोरखपुर वाले शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखो, पानी वानी पियो, फिर हम आते हैं। जी आराम से। जी 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 वेरी क्विक। प्रतीक, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, मैं जवाद भाई ने 9 साल में पहली बार इंडिया की बात। शुक्ला जी चुपचाप बस रहना। प्रतीक जी, जवाद भाई ने 9 साल में पहले एनडीए की बात कही, तो मैं बता देता हूं, प्यार जो होता है मोहब्बत की दुकान की ये बात करते हैं प्रतीक जी। प्यार जो होता है जो सच्चा, वो सालों साल भी अगर कोई दूर रहता है ना तो दिल में बसा रहता है, और एक बार कॉल करो तो भी हाय हेलो अच्छे से करता है। इन्हें दिखाना पड़ता है, भाग जाता है, पकड़ के आ जाओ भाई, हम तुम्हारे पकड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो दिल में है, दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो वो है, सुन लीजिए जवाद जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो है जिसका कार्यकर्ता तपता है मनोबल के साथ, और दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पे कि ऋषभ तिवारी भी इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मनोबल इतना स्ट्रांग है, क्या विपक्ष के लोग बोल सकते हैं क्या? प्रतीक भाई, हमने नहीं 56 इंच का सीना बताया था, 56 इंच का सीना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। ऋषभ तिवारी अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन साहब अभी संसद का सत्र चालू होने वाला है और सवाल अब भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? जेपीसी कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं? चीन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डिबेट कराती? और अगर अभी चैलेंज की बात कर दूं, हो जाए एक डिबेट, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब खड़े हो और आप ही डिबेट कराइए, और एक तरफ राहुल गांधी साहब खड़े हो जाए दूध का दूध पानी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हो, एक तरफ राहुल गांधी साहब, और बातें न दोहराया करो यार, और यहीं भैया जी कहीं में डिबेट हो, और उस दिन ईश्वर करे मैं कहूंगा बारिश हो जाए उस दिन। भैया कौन करा पाएगा? डिबेट हो पाएगी भला? लेकिन एक बात है कि 24 का चुनाव बड़ा रोचक होगा। 24 का चुनाव, इसमें दो राय नहीं, रोचक होगा। 1 मिनट, एक मिनट कमेंट करूंगी। टेलीप्रॉम्प्टर रहने दीजिएगा, तभी डिबेट करिएगा, क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी 2 शब्द बोल नहीं पाएंगे। सर ये बात करते हैं कि रिश्ता क्या अडानी का, 65,000 करोड़ अडानी राजस्थान सरकार में निवेश किया है। अडानी से तो गहलोत का रिश्ता क्या है? और सर सुन लो, मैडम आपको बीच में तकलीफ क्या है? ये सर लोकतंत्र दबाएंगी? और दूसरी वही तो शुरू करिए 65,000 से, ये सजा है। अरे अडानी पूरा विपक्ष यहाँ प्रवक्ताओं को कहते हैं बात करो महंगाई की, बेरोजगारी की। 2 बिल संसद का सत्र अडानी के नाम पे आपने बर्बाद कर दिया। 50 मिनट मिले थे राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को 50 मिनट मिले थे। सुनो, नहीं 50 मिनट मिले राहुल गांधी को, अडानी हमने बता 50 मिनट रिकॉर्ड देखो। अरे आपको, मुझे पता है आप राहुल गांधी की भी भाषा नहीं सुन पाते। बैठो यार, बैठो, आप भी बैठो, सारे लोग बैठ जाओ। ये नहीं, जवाद भाई नहीं उठेंगे, और कांग्रेस की प्रवक्ता से भी अनुरोध है कि वो अपनी जगह से नहीं उठेंगी, वरना पूरा टाइम यही मिल जाएगा इनको। जी, तकलीफ ये है कि जब जनता जवाब देने लगी तो फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी लगाने वाले। मुद्दे पे आइए, तुरंत बोलिए। अरे 65,000 करोड़ राजस्थान में निवेश किया अडानी, 1 लाख करोड़ के आसपास बंगाल में निवेश किया अडानी। ममता जी से पूछ लीजिए, और पूछ लीजिए अशोक गहलोत से। और विषय कहते हैं सर डिबेट का, 50 फिर शुरू हो गए। और सर ये कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया,
अरे आइडिया ऑफ इंडिया इनका मैंने देखा, जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था इंडिया, इन्होंने कहा वैक्सीन मत लगाना नपुंसक हो जाओगे। जब इंडिया लड़ रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, तब ये कहते थे कि अरे सबूत दो, और ये बात करते हैं इंडिया जीतेगा। ये लो सर, अब एक छोटे इन्होंने, ये भाई साहब ने कहा था इंडिया हारता देखोगे। यही तो इनका मकसद है कि इंडिया हारता दिखे। कहां से आना हुआ? हम मां मुंडेश्वरी की धरती कैमूर भगुआ से मैं हूँ। कैमूर भगुआ से है। जय हो माँ, जय हो माँ भगवती। बिहार से सबको सद्बुद्धि दिया है और सारे लोग शांत, धैर्य और सब्र के साथ बातचीत करें। सब्र तो जानती है ना आप, है ना? नहीं, सब्र नहीं जानती। अच्छा, मैं एक सर कहना चाहता हूं बात। विपक्ष हमेशा आप लोग का न्यूज देखते हैं, नवभारत हुआ, आपका हुआ, मैं देखता हूं कि छाती पीटता है विपक्ष। लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई जिस दिन 13 वोट मिला था पटेल जी को और 1 वोट मिला था नेहरू जी को। दूसर की चीज, 1 मिनट, पहला प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस ले लिया। पटेल जी को बनना था, उसको भी ले लिए। बड़े दिन के बाद हम लोग का सौभाग्य हुआ कि मोदी जी बने। अगर मोदी जी को हम लोग हटा दिए तो फिर भारत किधरों का नहीं बनेगा, हम ये जानते हैं। आइए समझ लीजिए कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे का, सांप, निबला और मेढक। आज मोदी का बाढ़ आया है, जो एक नाव पर खड़े हैं, लोग एक नाव पर चढ़े हुए हैं, नहीं तो एक दूसरे का कट्टर विरोधी हैं। कौन विरोधी है बताओ? केजरीवाल जैसे कांग्रेस के विरोधी, ममता जी, कौन नहीं है? 55 को 35 को वहां मारे गए लोग, कोई एक दूसरे का बोलता है? क्या नाम हो गया आपका? मेरा चंद्रशेखर आजाद है सर। हमारे जितने शहीद होंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद। मेरे 60 साल उम्र हुआ सर, ये तमाशा देखते हुए। सौभाग्य है कि मोदी, ये तमाशा तो अभी 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन आपका न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारे न्यूज कुछ नहीं, तमाशा है। सौभाग्य हुआ, तमाशा है। मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं। सुभाष चंद्र पटेल जी के बाद हमारे मोदी जी हैं। जो पीढ़ी नहीं देगी, जो पीढ़ी नहीं समझेगी। क्या काम करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं। कै बीघा खेती? 15 एकड़ जमीन है मेरे पास। 15 एकड़ है। भगुआ, ये आपने इधर जिला दम भगुआ, हम लोग बॉर्डर पर हैं बनारस के। परेशान ना होइएगा, चावल देख के आया हूँ, चावल बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। नंबर वन का चावल पैदा होता है। धान, चावल मतलब धान। गोविंद भोग सर, मोकरी का चावल पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है जी। मैं बस टेस्ट कर रहा था। हाँ, आप बोलिए। भाई सर जी, बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? लोग बाग पंजाब में इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ क्यों नहीं जाते? पंजाब में मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जाते बाढ़ के देखने? जी, मैं 1 मिनट, अरे आइए, कहाँ कोने में बैठे हैं? भट्ट जी कहाँ से आए? हल्द्वानी से। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। बोलिए भट्ट साहब। देखिए आ तो मोदी जी रहे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल मोदी के साथ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए गठबंधन पहले भी इस देश में बने। अटल भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, अरे वो प्रोड्यूसर साहब जी, अटल जी ने 36 दलों की सरकार चलाई, और जब देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को देशद्रोही या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं था। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में जो बिल्कुल निचली जो गिरावट स्तर की राजनीति हो रही है, ये बड़ी दुखद है। और देखिए, राजनीति में शुचिता होती है, यदि कोई आपका विरोधी भी है तो उससे भी एक शालीनता से बात की जाती है। आज आप देश का माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देश का हो गया, तो जो देश का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। चावला साहब, नहीं चावला साहब, आपसे कैसे नहीं पूछेंगे, आगे आइए। यो वेलकम, झगड़ा नहीं, कुछ आप बोलेंगे। ये सब अपने भाई बिरादर है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा जयकृत सिंह बिष्ट साहब, कुछ कहना है आपको? कहना क्या जी, देखो मोदी जी का कोई। 1 मिनट। हाँ जी, आई लव यू। क्या नाम है? सर नाम अवधेश है, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। सर कुछ ना किया मैं तो, बस भाई नौकरी दे दो बस। ठीक। क्या किया तुमने? पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन कर रहा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरटीसी परेड दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे होती है,
हाँ जी, 130 बंदे जाते हैं। तो नहीं, सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। आ गया आ गया। सावधान, विश्राम। ना सी सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। क्या करवाओगे गुरुजी, बताओ। नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हम ही हैं। जी जी। मतलब वैसा ही होता है सावधान विश्राम, उसको तो खुद नहीं आता है सावधान विश्राम करना। अरे भैया, यही तो मैंने कहा था सावधान विश्राम कैसे होता है। और सी सर्टिफिकेट एनसीसी का मतलब होता है डिसिप्लिन। मैं अन्य विषय अब आ रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जी जी। नहीं, अगर एक बात तो मैं आपको बुरा नहीं, बुरी नहीं लगेगी कोई बात। अगर आपको मौका नहीं देना, बोलना नहीं तो मत बुलाया करिए शो में नंबर 1। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा शो ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। मेरी बात सुनिए, आप मेहमान हैं, आपको पूरा, आपको मेरी बात सुनिए, आपको पूरा राइट है कहने का। जो वक्त मिला है उसमें बोलिए। आप एक आदमी को 20 बार बुलवा रहे हैं, एक ही भारतीय जनता पार्टी। 20 बार नहीं, 40 बार बुलवाऊंगा। प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हैं? बुलवाऊंगा। और एक बात और सुनिए, रुकिए, जब आया करिए तो अकेले आया करिए, फौज के साथ मत आया करिए। नहीं, ये जो बैठा के लाते हैं साथ में बैठाने वाले, अकेले आया करिए प्रवक्ता। अब चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इसमें जो बोला मैं फिर से कायम दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, इनसे कहते आई लव यू। अब ये हंस के बोलो। बिल्कुल है। मेरा ये कहना है कि प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद की बात कर रहे थे। एक कहावत है, तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गुल्ली डंडा। ये भाजपाई अजीत पवार से लेकर के वरुण गांधी तक अपने पास लेकर के बैठे हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर पंकज सिंह तक इनके पास है, और ये भाजपाई परिवारवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भाजपाई विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया से विरोध कर बैठे। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि मैं अपना असम को भारत लिखूंगा, इंडिया नहीं लिखूंगा। आज सवाल एक तरफ एनडीए है, नेशनल धोखेबाज अलायंस, एक तरफ इंडिया है जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, फंगी ढांचा बचाने की बात कर रही है। आज जितने 140 करोड़ लोग हैं वो महंगाई के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो लोकतंत्र बचाने के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो भारत के फंगी ढांचे को बचाने के लिए इंडिया को वोट करेंगे। और भाजपा जितनी ताकत है, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, जितनी ताकत है लगा ले, इंडिया जीतेगा और ये तानाशाही हारेगा। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठो ना, भगा दूंगा शौक से। ये यहाँ पे शो होता है तुम्हारा, वो कबड्डी नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, भगा दूंगा, बैठो आगे। और प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे शो का डिजाइन ऐसा ही है। आपने आना अभी शुरू किया है, आप समझ लीजिए। अच्छा लगे अगली बार आइएगा, बहुत अच्छा लगे तो बार बार आइएगा, और ना अच्छा लगे तब भी आइएगा। जी प्रतीक जी, इन्होंने परिवारवाद पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। परिवारवाद पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बच्चे के जन्म से पहले तय कर दिया जाता है। देखिए अजीत पवार क्या है? इधर आइए। जब ऐसा होता है तो 100 बार मौका दिया जाता है, यही लोकतंत्र है भैया जी का। दूसरी बात, मैं परिवारवाद पे बता देता हूँ, जब बच्चे के जन्म लेने से पहले तय कर दिया जाता है कि कुर्सी ये है। नहीं, मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि आप प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी, अजीत पवार पे बात करें, अजीत पवार को बुला के क्या भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है क्या? भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से मैं यह पूछना चाहता हूं, ये बात अगर व्यक्तिगत आरोप पे करेंगे, मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी से पूछता हूं, आपको मुख्यमंत्री घुइयां चना बेचने के लिए नहीं बनाया था, बाढ़ संभालिए, प्रधानमंत्री का। प्रतीक जी, एनडीए का मतलब है गोडसे और इंडिया का मतलब है गांधी। एनडीए का मतलब है धार्मिक असहिष्णुता और इंडिया का मतलब है संविधान। एनडीए का मतलब है नफरत और इंडिया का मतलब है मोहब्बत, और भारत इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। नहीं, मेरे अभी ये कह रहे थे कि अजीत पवार का आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर दिया, बना दिया। हम लोग इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, इन लोग एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं। ये भारत को जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लोग भारत जोड़ने की बात। मैंने पहले ही क्या था, इनका इंक्लूसिव कुछ ऐसा है कि जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किस विचारधारा से हो, तुष्टिकरण की परिभाषा है कांग्रेस। और देखिए, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, यूपीए मतलब तुष्टिकरण, भाजपा मतलब लोकतंत्र। समय बचा हुआ है प्रतीक जी? अभी
नहीं है साहब, आप आज आपको मैं गलत प्रूव करना चाहूंगा। नहीं सुनिए आप, क्योंकि आपको ये लगा कि मतलब जो मेरे बोलने से डिबेट खत्म हो रही है, आपका गलत आकलन था। जो वैचारिक पक्ष रखने का आपने समय नहीं दिया। जो बोलिए, आम देशवासी की पीड़ा ये है कि आज ये समय आ गया है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो चुनाव जीतने के लिए क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आज राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? कल को अगर चाहे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जीती है या भाजपा लेड गठबंधन जीते हैं तो देश के नाम को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? मेरा जो पक्ष है ये है, तो इस पर इनको विचार करने की आवश्यकता है। आराम से कोई सवाल नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं। पहले विस्तार से फिर इसके बाद। हाँ, देखो जी, ये जो चर्चाएं हैं ये तो जीवन में चलती रह गई। महंगाई कोई नहीं रोक सकता। 60 साल उम्र मेरी भी हो गई और मैं महंगाई चाहे वो कितना भी दावा करे, लेकिन जो स्थिति आज देश की है वो पहले कभी नहीं रही। और मोदी जी का आज आपने अगर जलवा देखना, हर क्षेत्र में देख, मैं फौजी आदमी भी हूँ, यहाँ एक गोली नहीं बनती थी। इस देश में 0.22 और 303 के अलावा 7.62 जो राइफल हम रशिया से मंगाते थे, अमेरिका से मंगाते थे, आज यहाँ बन रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पनडुब्बी बन रही है, हेलीकॉप्टर बन रहा है, हवाई जहाज बन रहा है। आज आप, मैं अभी पीछे बंबई से आ रहा हूँ, आप पुणे वाली रोड पे चले जाइए, आप जो है मनाली वाली रोड पे। ये बताइए, ऑब्जेक्शन मतलब इंडिया के ऊपर क्यों उठाया जा रहा है? जब आप मतलब यहाँ जो भी खड़े हैं, बाहर जाते हैं विदेश के अंदर, क्या बोलते हैं, आई लव मिस इंडिया। तो आज इंडिया के ऊपर को ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? नहीं उठाना चाहिए भाई। आज बेटा बस वक्त खत्म हो गया सामने। आज अभी बस बोलो जल्दी बोलो। आज नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। 137 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज संसद में राहुल गांधी की एंट्री आखिरकार हो ही गई। और एंट्री ऐसे दौर में हुई जब सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच चुकी है। दिल्ली अध्यादेश से लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक युद्ध जोरदार है और हम कह सकते हैं आरंभ